Hi, hello and welcome friends. Welcome to my classroom. Myself Prashant Gupta. Welcoming you all to this session. और आज के सेशन बच्चों हम करने वाले हैं क्लास 8th के फिजिक्स के क्वेश्चन जो आपके नेशनल साइंस ओलंपियाड में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उसके एक ईयर के क्वेश्चन पेपर का हम लोग डिस्कस में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपका नेशनल साइंस ओलंपियाड का पेपर होता कैसा है, किस तरह की बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए व्हाइल गिविंग अप द। अगर मैं बात करूं तो आपको व्हाइल गिविंग अप द एग्जाम आपको 10 एडिशनल मिनट्स जो है वो दिए जाते हैं तो दैट आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप सही से जो ओमार शीट है उसमें फिल कर सकें। उसके बाद आपको फिल क्या क्या करना है, आपका नाम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपको ओएमआर शीट पर क्लियरली फिल करनी होती है। फिल करने के बाद उस शीट को साइन कर देना है एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, नंबर वगैरह सही से डाल देना। अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर में यू आर गोइंग टू हैव 3 सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन इज कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग, सेकंड सेक्शन इज कॉल्ड साइंस सेक्शन एंड थर्ड इज कॉल्ड अचीवर्स। रिलेटिवली लॉजिकल रीजनिंग में यू हैव 10 क्वेश्चंस and science question section में you have 35 questions and achiever section में you have 5 questions। अगर हम बात करूं कि किस सेक्शन में आपके पास कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या क्या नंबर आने वाले हैं, तो अचीवर सेक्शन का जो हर एक क्वेश्चन होता है दैट कैरीज 3 मार्क्स। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है अचीवर सेक्शन का। बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर के होते हैं। तो मैं इन जनरल बोल सकता हूं यू हैव 50 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ दैट 50 क्वेश्चन यू आर हैविंग 60 मार्क्स ऑफ द पेपर। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नाम की चीज आपके पास है नहीं, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। कैलकुलेटर ऑब्वियसली आपको जो है परमिटेड नहीं होने वाला है। ठीक है, आपके पास जो क्वेश्चन होंगे उसमें 4 ऑप्शन होंगे। आउट ऑफ दीज 4 ओनली 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। उस करेक्ट आंसर को आपको चूज करना है और फिर अपनी ओएमआर शीट में उस करेक्ट आंसर को पेन या पेंसिल से फिल कर देना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे। लेट्स सपोज this is my question number 13 states in water cycle condensation is the process of। condensation किस चीज की प्रोसेस है, हमें पता है सर that water vapor cooling down and turning into liquid is the process of condensation। मतलब 13 क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट है। तो मैं जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 13 पर, उसके सामने जो मुझे बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस ऑप्शन को मैं क्या करूंगा, उसको मैं प्रॉपर्ली बबल कर दूंगा एंड दिस इज माय आंसर। आपको याद रखना है बबल आपको सही से करना है, अंदर का कोई स्पेस वैकेंट ना रह जाए और आपको बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाना, नहीं तो आपका जो आंसर शीट है, जो ओएमआर शीट है वो सही से रीड नहीं। ठीक है, रफ पेपर काम के लिए जो भी आपको स्पेस है वो आपको बुकलेट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओएमआर शीट आपको इन्विजिलेटर को वापस देनी है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद, साइन करने के बाद ही पेपर अटेम्प्ट करना चालू करना, ताकि बाद में भूल ना जाओ। मूविंग अहेड, लेट्स स्टार्ट 2017-18 एनएसओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साइंस सेक्शन की हम लोग बात करेंगे और पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये। फोर्स एंड प्रेशर से बच्चे क्वेश्चन है, बोला क्या गया है 20 पास्कल pressure is applied on the 20 pascal pressure is applied on the head of a nail। ठीक है, सपोज ये मेरे पास कोई नेल है, इस नेल का क्या होता है, हेड होता है। इस हेड पर जो प्रेशर है वो है 20 पास्कल। ठीक है, perpendicular to the surface the area of cross section of the tip of the nail is 1/10 times the area of cross section of the head। मतलब यहाँ का एरिया अगर a है तो यहाँ का एरिया क्या है, a/10। फिर आपसे पूछा गया है द प्रेशर एक्सर्टेड एट द वॉल इज व्हाट। देखो यहाँ पे प्रेशर 20 का था, आपको एक छोटी सी चीज पढ़ाई गई थी सर प्रेशर इज फोर्स टाइम एरिया। इसका मतलब जो फोर्स होगा वो होगा प्रेशर इनटू एरिया। सही है कहानी। इसका एरिया ए था, इसका एरिया a/10 था। फोर्स क्या दोनों की सेम होने वाली है, हाँ सर फोर्स सेम होने वाली। इसका मतलब है सर कि P1 A1 इक्वल होना चाहिए P2 A2 के। पहला प्रेशर मुझे दिया गया 20 इसका पास्कल का और एरिया कितना था, मान के चलता हूं A था। तो दूसरा प्रेशर जो आपके टिप का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, अगर एरिया आपका क्या है a/10, तो सर P2 की जो वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 200। ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चे, आउट ऑफ दिस थिंग आपके पास जो ऑप्शन सी है 200 पास्कल, दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। ये आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सब नेचुरल फिनोमेना से आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया, आपको बोला गया है 2 मेटल स्फीयर्स हैं आपके पास माउंटेड ऑन अ इंसुलेटेड स्टैंड। ठीक है, मेटल स्फीयर्स हैं और इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर जो है माउंट करे गए हैं। ये है मेरे पास एक इंसुलेटेड स्टैंड, ये आपके पास इंसुलेटेड स्टैंड है और इस इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर आपके पास क्या है बच्चे, ये माउंट करेंगे आपके पास स्फीयर। ये आपके पास एक स्फीयर ये है ई स्फीयर और ये आपके पास Q। इसके ऊपर करा क्या है आपने, नाउ where P is initially uncharged and Q is initially positively charged। तो ये बच्चे आपका Q पॉजिटिवली चार्ज है
और ये आपका अनचार्ज है। मेटल रॉड हेल्ड बाय इंसुलेटिंग हैंड, तो ये इंसुलेटिंग हैंड से आपने मेटल रॉड को पकड़ रखा है, इज प्लेस्ड इन अ कांटेक्ट विद P एंड Q एज शोन इन फिगर, तो आपने दोनों के कांटेक्ट में रखा है इस इंसुलेट को, ठीक है, दोनों के कांटेक्ट में रखा हुआ। फिर बोला गया व्हाट आर द चार्जेस ऑन P एंड Q आफ्टर द रॉड इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद देम, अगर दोनों को अगर आपने कांटेक्ट में रख दिया उसके बाद दोनों पे जो चार्जेस हैं वो क्या होने वाले। अगर आप ध्यान से देखो इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, ये जो था ये अनचार्ज था। अब अगर आपने मेटल कांटेक्ट रख दिया इसका मतलब आपने दोनों को जोड़ दिया। जब आपने इसको जोड़ा होगा क्या यहाँ से आपके पास पॉजिटिव चार्जेस मतलब क्या इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, क्या यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी, तो इसका मतलब है कि सर कुछ पॉजिटिव चार्जेस वहां भी चले जाने वाले हैं। इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा, दोनों पर ही पॉजिटिव चार्ज अब मिल जाएंगे। P भी आपका चार्ज हो जाएगा, Q भी चार्ज हो जाएगा। चार्जेस की वैल्यू डिफरेंट होगी फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ जो अमाउंट ऑफ चार्ज था वही यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो इस पर चार्ज कम हो जाएगा, इस पर चार्ज बढ़ जाएगा, बट क्या दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने इजी क्वेश्चन बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रिक्शन से दिया गया क्वेश्चन, एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। If fire can be made by rubbing two objects together, such as rubbing two pipes of rock, two pieces of rocks having rough surface. आपने देखा है ना बचपन में हमें बताया गया था कि फायर का जो इन्वेंशन करा था वो किससे करा था भाई, पत्थर रगड़े तो फायर का इन्वेंशन हुआ। इन जनरल कैंप्स वगैरह हम क्या करते हैं, पतली लकड़ी को ऐसे घिसके घिसके फायर जलाते हैं। क्यों जलती, क्योंकि फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, वो फायर जनरेट, ठीक है। Which of the following statement explain why a fire can be made up by rubbing the two objects? देखो स्टेटमेंट दिए गए और उन स्टेटमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको इनमें से कुछ चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है वो सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है, फ्रिक्शन स्लो डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट। यार मूविंग ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो जाते हैं, ठीक है, पर इससे हीट थोड़ी ना जनरेट हो गई, इससे आग थोड़ी ना लग जाएगी, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो। सेकंड है, फायर गिव आउट हीट एंड लाइट एनर्जी। ठीक है, मान लिया आपकी बात कि फायर गिव आउट हीट एंड लाइट एनर्जी, पर दोनों पत्थरों को घिसने से फायर बनी ना, आपने इस चीज को एक्सप्लेन तो नहीं करा, एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना है ये, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड बोला फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, ये बात सही है क्या, कि फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस एंड फायर हैज नो मास। ठीक है, नो मास नहीं है, पहली बात तो होता है क्योंकि गैस है, गैस का मास होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर ठीक है अगर मान भी ले तो अभी यार ये रीजन तो नहीं है ना इस चीज का, तो रीजनिंग क्या है, दैट फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। तो ओनली बच्चे जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू बी माय आंसर, सो ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। थर्ड स्टेटमेंट सही था खाली। और एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि आपके पास फोर्स एंड प्रेशर से क्वेश्चन है, आपके पास केवल दो फोर्सेस लगाई गई, आपके पास टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब ये भी फोर्स एफ है, ये भी फोर्स एफ है, पी और क्यू दो बॉडीज पर लगाई गई है। फिर पूछा था मास ऑफ बॉडी क्यू इज 3 टाइम्स दैट ऑफ बॉडी पी, मतलब ये जो मास है दिस इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ बॉडी पी। अगर इसका मास मैंने m माना तो q का मास इज 3 टाइम्स दैट ऑफ p। पूछा था मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑफ p इज। अब सोचो एक बात, क्या हमें छोटी सी बात पढ़ाई गई थी बचपन में कि F इज इक्वल टू ma, जो भी फोर्स लगाते हो क्या वही फोर्स इस मास में एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, तो सर इस मास का एक्सेलरेशन हो जाएगा F ओवर m। तो ये कहानी इस वाले मास की अगर बात करें, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम था, तो अब ये 3m मास में एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, तो ये जो एक्सेलरेशन हो जाएगा ये हो जाएगा F बाय 3m, यानी इसका मतलब अगर यहां से देखो तो F बाय m तो a था, तो ये हो जाएगा a बाय 3, यानी जो q मास में एक्सेलरेशन होगा वो 1/3 ऑफ p मास का एक्सेलरेशन होगा। लेकिन यहां आपसे पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ p, क्या इसका मतलब है कि p का एक्सेलरेशन q के एक्सेलरेशन से 3 गुना होगा, तो सर 3 टाइम्स ऑफ q इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए आपका सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वाटर एंड स्टील इज डिफरेंट। ठीक है भाई, हमने मान लिया बात, क्योंकि मीडियम चेंज हो जाता है तो साउंड ऑफ जो स्पीड ऑफ साउंड है वो चेंज हो जाती है। तो बोला the speed of sound in air, water and steel is represented as VA, VW and VS, okay, respectively, then which of the following sequence is correct about the speed of sound in ascending? ascending मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ, increasing। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं velocity in air, velocity in water and velocity in solid steel, अब एक बात पता है, जैसे जैसे आप मीडियम और ज्यादा स्टिल जिसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है अगर मीडियम की, तो ट्रैवल करना साउंड को इजी होता है, इसलिए स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी के साथ बढ़ती है। तो जो मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा उसमें जो स्पीड ऑफ साउंड है वो उतनी ज्यादा होगी। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं तो एयर में स्पीड जो डेंसिटी है वो कम है वाटर से, और वाटर की डेंसिटी कम है किससे, स्टील। तो सबसे ज्यादा डेंस क्या है,
स्टील, उसके बाद वाटर, उसके बाद एयर। जो चीज सबसे ज्यादा डेंस है क्या उसमें स्पीड सबसे ज्यादा होगी, तो सर सबसे ज्यादा स्पीड जो होने वाली है वो होने वाली है आपके स्टील की, उससे कम होगी आपके वाटर की, और उससे एयर में। तो ये आपका कैसा ऑर्डर है, दिस इज योर डिसेंडिंग है भाई। आपसे पूछा था असेंडिंग, बढ़ता हुआ, इसका मतलब सर VA में से ज्यादा होगा वाटर में और वाटर से ज्यादा होगा स्टील में। तो ये है मेरा असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। सर कौन सा आंसर सही दिख रहा है, ऑप्शन ए बच्चे जो दिख रहा है मुझे, दैट इज गोइंग टू बी माय करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको लाइट से क्वेश्चन पूछा गया, बोला क्या गया आपके पास एक फंक्शन है, यहाँ पर आपके पास दो मिरर्स हैं, एक मिरर आपके पास ये है, एक मिरर आपके पास ये, ठीक है, ये आपके पास मिरर है, ये आपके पास मिरर है। एक लाइट है जो इस वाले मिरर से आती है बच्चे 50 डिग्री पर, ठीक है, 50 डिग्री पर ये लाइट आ रही है, और दोनों मिरर्स के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री। ये सब बातें अपन को दी गई हैं। फिर आपसे पूछा गया है इन द फिगर गिवन बिलो एक्स एंड वाई आर द एंगल ऑफ विद ईच अदर 60 डिग्री है, और इंसिडेंट रे मिरर एक्स से एंगल 50 डिग्री बनाती है। व्हेन द रे इज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर वाई, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट दिस मिरर। तो वाई पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। इस चीज को समझते हैं। 60 डिग्री कुछ इस तरह से दिखेगा क्या मुझे, इस 60 पे रिस्पेक्टिव ये 50 डिग्री से आपके पास आ रही है लाइट, कहां से, ये एंगल जो है ये 50 डिग्री है। यानी सर अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैं फॉलो करवाऊं तो बेसिक सा मतलब होगा कि अगर मैं इस तरह से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा बच्चे, एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री हो जाएगा। तो लाइट किस एंगल पर जाएगी, सर कुछ इस एंगल पर जाएगी जो इससे 40 डिग्री पर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे, कोई इश्यू तो नहीं। अब सोचो एक बार, ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल आपके पास इस तरह से अगर मैं इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर दूं तो ये वाला एंगल कितना होगा बच्चे, ये वाला एंगल आपका होगा 40 डिग्री है भाई, ये वाला 90 ना प्रॉपर, सर ये वाला होगा 30 डिग्री। टोटल एंगल समेशन एंगल कितना होता है 180 ना, हाँ, तो ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अगर ये 30 है, अब इस वाले ट्राइंगल में जरा ध्यान से देखो, इस वाले ट्राइंगल में जरा ध्यान से देखो, ये आपको बोला कि ये 30 आएगा क्योंकि 60 प्लस 90 प्लस 30 180, तो ये एंगल 30 हो जाना चाहिए। हमने बोला अगर ये एंगल 40 है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये वाला एंगल 40 होगा। तो हमें एक बात समझ आई सर, ये 30 है, ये 40 है, ये हो गया 70, तो ये वाला जो एंगल होने वाला है, ये एंगल ये कितना होगा बच्चे, कुछ इस तरह से जाएगी रे, और ये एंगल कितना होगा 180 में से माइनस करूँ मैं 70, तो कितना बच्चा बच्चे 180 टोटल होना चाहिए था, माइनस करना है मुझे 70 से, कितना बचेगा 110। यानी आपका जो एंगल होगा ये वाला, ये एंगल बच्चे 110 होगा, है ना भाई। यानी अगर इसको थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखूं तो आप इस तरह से 110 एंगल से आ रहे हो, कहां से, इस ये एंगल 110 है, तो परपेंडिकुलर से कितना एंगल है, तो परपेंडिकुलर से एंगल सिर्फ 20 है, यहां से तो एंगल 20 बचा, तो 20 अगर यहां से आई थी ये इंसिडेंट है, तो क्या 20 से ही वापस चले जाओगे, बिल्कुल चले जाएंगे सर वापस। तो अगर मैं बात देखूं, आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाय दिस मिरर, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हुआ सर 20 डिग्री का हुआ। ऑप्शन कौन सा सही दिख रहा है, ऑप्शन डी 20 डिग्री का करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया गया, इस क्वेश्चन में यू हैव टू बैटरीज, ठीक है, एक बैटरी ये है, एक बैटरी ये है, आपके पास दो बैटरी, और इसके पास आपके पास दो आपके पास बल्ब दिए गए हैं, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। एक्स और वाई जो है वो दो लैंप्स दिए गए हैं, ये आपके पास वाई लैंप है और ये आपके पास एक्स लैंप है। फिर बोला गया इफ द थर्ड आइडेंटिकल लैंप जेड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एक्स, देन व्हाट विल हैपन टू द ब्राइटनेस ऑफ जेड। बोला गया कि काम करते हैं यहाँ पर साथ में एक्स के पैरेलल एक और लैंप कनेक्ट कर देते हैं, कौन नाम, और उसको नाम दिया हमने जेड लैंप। अगर ऐसा करते हैं, जेड लैंप कनेक्ट करते हैं इसके पैरेलल यहां से, तो इससे व्हाट विल हैपन टू द ब्राइटनेस ऑफ लैंप वाई। यार एक बात बताओ, क्या मुझे पता है कि जब भी चीजें पैरेलल में ऐड होती है तो उनसे उनका रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। पहले इसका रेजिस्टेंस आर और इसका रेजिस्टेंस आर, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना बच्चे 2R, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अब क्या होगा, क्योंकि ये R और R सेम कैसे हैं, पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना R/2 और इसका रेजिस्टेंस कितना R, तो ये हो जाएगा बच्चे 3R/2।
तो पहले इसी बैटरी से 2R का रेजिस्टेंस जुड़ा था, अब इसी बैटरी से 3R/2 का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, यानी जो करंट होगा क्या अब ज्यादा बहेगा क्योंकि आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो गया है। तो ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट जो है वो यहां से इस सर्किट में फ्लो करेगा, आई की वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी अगर आपने यहां पे रखा। अब ब्राइटनेस किस चीज पे डिपेंडेंट करती है भाई, अगर मुझे पता हो तो जितनी पावर उतनी ब्राइट। एक फॉर्मूला लिखते थे हम V इज इक्वल्स टू P पावर का VI, और एक और फॉर्मूला लिखते थे क्योंकि V इज इक्वल्स टू IR होता है तो I स्क्वायर इंटू R। अगर रेजिस्टेंस इसका तो सेम है, तो अगर इससे जाने वाला करंट इंक्रीज हो गया बच्चे तो क्या इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी? तो सर बिल्कुल सही बात कही है आपने कि जो ब्राइटनेस होगी किसकी, Y की, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ब्राइटर देन नॉर्मल आपको जो Y है वो दिखाई देगा अगर आपने X के पैरेलल में एक और सेम रेजिस्टेंस। ठीक बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला गया है a device is used to prevent the flow of excess current in a circuit is, excess current रोकने के लिए कौन सी चीज करी जाती है? अगर आपको याद हो आपके घर में भी ये चीज बहुत बार यूज होती है। लेट्स सपोज आपके पास एक एलिमेंट है जो आपके घर के बाहर लगा रहता है, अगर ज्यादा करंट आपने इसी सर्किट से बहाया तो क्या होगा सर, करंट जो होता है वो हीट जनरेट करता है। और अगर मेरे पास कोई ऐसा मटेरियल है जो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट तक ही जा सकता है, उसके बाद मेल्ट हो जाता है और सर्किट तोड़ देता है, तो उसको क्या बोलते थे सर? उसको बोलते थे फ्यूज। फ्यूज क्या करता था, अगर आपने लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा करंट पास करी तो वो इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा कि खुद में मेल्ट हो जाएगा और सर्किट तोड़ देगा, इसलिए वो प्रिवेंट करता है किसी भी सर्किट में ज्यादा एक्सेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो ऑप्शन जो भी है वो मेरा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट है बच्चे दो, और दोनों स्टेटमेंट के बाद आपको पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, क्या सही स्टेटमेंट गलत दूसरे वाले स्टेटमेंट का सही रीजन है या नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द सीजंस आर कॉज्ड बाय द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस, ये तो फर्स्ट है। और सेकंड है द एक्सिस ऑफ अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 एंगल टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। ये दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, क्या हमको बचपन से बताया गया? बचपन से तो नहीं है, लेकिन बताया गया है कि जो टिल्ट है वो तो सही है, ये जो सीजन्स होते हैं वो टिल्ट की वजह से ही होते हैं, लेकिन इसका मतलब जो अर्थ के एंगल है वो 23, स्टेटमेंट 2 जो है, ट्रू तो है, दोनों स्टेटमेंट सही तो है, पर ये इसका रीजन ये नहीं है। ठीक है, आपने बोला कि टिल्ट की वजह से सीजन्स होते हैं, करेक्ट, और फिर अगले स्टेटमेंट में हमने बता दिया कि टिल्ट 23.5 डिग्री का है, तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ट्रू तो है, फर्स्ट स्टेटमेंट का रीजन है नहीं, रीजन तो नहीं है ना भाई, इसलिए हम बोलेंगे कि सर दोनों स्टेटमेंट सही तो है, बट सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन में आपके साथ क्या करा गया है, जरा देखो ध्यान से, क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। यहां मैंने क्या करा, मेरे पास एक ग्राफ है बच्चे, ये टाइम और टेम्परेचर ग्राफ है, किन चीजों का? दो चीजों का। 3 कंटेनर्स है मेरे पास PQR, तीनों कंटेनर मेड अप ऑफ मैटर आर फिल्ड विद चिल्ड वाटर, आइस क्यूब एंड बॉइलिंग वाटर। ठीक है, क्या बोला मैंने? चिल्ड वाटर, आइस क्यूब और बॉइलिंग वाटर के साथ आपने रखा है 3 कंटेनर्स PQR मेड अप ऑफ मेटल आर फिल्ड विद। तो पहले को डाला वाटर के साथ, दूसरे को आइस क्यूब के साथ, तीसरे को बॉइलिंग वाटर के साथ, फिर बोला था वेपर रेस्पेक्टिवली। तो बोला these containers are kept at room temperature, which of the following graph shows the temperature variation in all the containers correctly। तो P का क्या होगा, Q का क्या होगा और R का क्या होगा, ये आपको बताना है। टेम्परेचर किस तरह से स्टार्ट होगा यार? P कंटेनर में क्या था सर? P कंटेनर में था वाटर। ठीक है, तो जब आपने P कंटेनर में वाटर रखा है तो क्या वाटर का टेम्परेचर क्या होगा? Q में आपने रखे आइस क्यूब और R में रखा आपने बॉइलिंग वाटर। तो R में जो बॉइलिंग वाटर है वो क्या करेगा, अपने टेम्परेचर को थोड़ी देर तक मेंटेन करने के बाद क्या नीचे गिरेगा टेम्परेचर, तो बॉइलिंग वाटर का डाउन होगा। आइस क्यूब्स क्या करेंगे, आइस क्यूब्स का टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, और वाटर का भी जो टेम्परेचर होगा वो भी बढ़ेगा। तो P और Q का टेम्परेचर तो रेस करना चाहिए और R का टेम्परेचर डाउन होना चाहिए। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ P का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, तो सर ये तो बात गलत हो गई। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी P का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो ये बात भी गलत हो गई। अब अगर यहाँ ध्यान से देखो तो P और Q का टेम्परेचर रेस कर रहा है, R का डाउन हो रहा है, यहाँ पर भी P और Q का टेम्परेचर रेस करता है, R का डाउन कर रहा है। अब आप स्लोप के बारे में देखो, देखो वो क्या था बच्चे, आइस क्यूब था, तो आइस क्यूब क्या पहले आइस क्यूब अपने टेम्परेचर को बढ़ाएगा? मतलब आप देखो तो डिफरेंट स्लोप्स की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। अच्छा ये बात देखो आप, इनिशियली क्या था, ये बॉइलिंग वाटर था, तो बॉइलिंग वाटर डायरेक्ट अपना टेम्परेचर डाउन करेगा या फिर कुछ टाइम कांस्टेंट रहने के बाद अपना टेम्परेचर डाउन करेगा?
तो सर पहले तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा कि इसको अपनी स्टेट को चेंज करने में, उसके बाद वो अपने टेम्परेचर को डाउन करेगा। और ये बात हमें एक और समझ आती है कि क्योंकि वाटर और आइस की जो स्पेसिफिक हीट होती है, यानी उसको टेम्परेचर रेज करने के लिए जितना आपको अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ता है वो दोनों का डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। इसलिए आपको P और Q का जो ये स्लोप दिख रहा है ये डिफरेंट दिखेगा, जो कि यहाँ पर सेम। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ज्यादा एनालिटिक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखो बच्चे, आपका फोर्स एंड प्रेशर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, द डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम ग्राफ ऑफ अ लिफ्ट क्लाइंबिंग फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज गिवन हियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ग्राफ। आपको बताना है कि इनके बारे में क्या क्या सही है। क्लाइंब कर रही है ये लिफ्ट ऊपर की तरफ, ए से सी की तरफ। अगर ये क्लाइंब करी तो पहला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा, एट अ पॉइंट ए द लिफ्ट इज स्टेशनरी। अगर पॉइंट ए की बात करें तो भाई ऑब्वियस सी बात है, स्टेशनरी थी, वहीं से तो चढ़ना चालू करेगी, तो ये बात तो सर सही लग रही है। सेकंड बोला गया है वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको याद हो तो अगर एक्सेलरेटिंग और डीएक्सेलरेटिंग ग्राफ्स आपको याद हो तो जब भी आप एक्सेलरेट करते थे तो आपका ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कुछ ऐसा दिखता था, जब आप एक्सेलरेट करते थे तो ऐसा दिखता था, और डीएक्सेलरेशन में ऐसा। ये डीएक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन। मुझे दिख रहा है सर बी टू की जो स्टेटस है उसमें आप इस तरह के ग्राफ की बात कर रहे हो, स्लोप आपका इस तरह से है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट इज डिक्रीजिंग, क्या डीएक्सेलरेट कर रहे हो B2C की तरफ, तो ये बात सही है। फिर बोला एट पॉइंट सी द लिफ्ट इज एट जीरो वेलोसिटी। जीरो वेलोसिटी का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी आके आपकी क्या आप स्टेशनरी हो जाओगे ना, या नीचे रेस्ट से स्टार्ट करते हो, एक्सेलरेट करते हो, रीएक्सेलरेट करते हो और फिर रुक जाते हो, ये होता है ना भाई, तो ये भी सही है। फिर बोला है लास्ट में ए द वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट इज मिनिमम एट बी। यार बी पर जो लिफ्ट की वेलोसिटी है वो मिनिमम तो नहीं, मिनिमम का मतलब क्या होता है कि स्लोप मिनिमम हो। यार स्लोप मिनिमम तो इसका यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा, है ना भाई, बी पर स्लोप मिनिमम तो नहीं होने वाला है ना। इसका बेसिक सा मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो कौन से तीन स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट के हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी। दैट्स इट, इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अब जरा देखते हैं क्या बोला है। fill in the blank of the choose appropriate option. The loudness of a sound depends on its what? कोई साउंड कितना ज्यादा लाउड है ये किस पे डिपेंड करता है, तभी तो डिपेंड करता है तो उसके एम्पलीट्यूड पर। जिस चीज का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उसका लाउडनेस उतनी ज्यादा होगी। तो आपको ये लिस्ट फिल करनी है। तो सर डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। तो ए और सी दो ऑप्शन बचे जो सही हो सकते हैं। द डैश डिटरमाइंस द पिच ऑफ अ साउंड। तो सर फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द पिच ऑफ द साउंड, ठीक है, पिच ऑफ अ साउंड। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ बर्ड मेक्स डैश साउंड वेयर एज अ लायन मेक्स डैश साउंड। तो आपको बताना है बर्ड का साउंड कैसा होता है और फिर बताना है आपको कि किसी लायन का साउंड कैसा होता है, ठीक है। तो बर्ड का साउंड जो होता है वो आपके पास होता है हाई पिच साउंड, और किसी लायन का जो साउंड होता है वो होता है आपके पास लो पिच साउंड, ठीक है। लायन का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है पर उसका पिच उतना तेज नहीं होता, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी खास नहीं होती, ठीक है। और जो बर्ड होता है आपने देखा ची 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 ची, तो आवाज कम है, एम्पलीट्यूड कम है, ज्यादा दूर तक नहीं सुन सकते, पर फ्रीक्वेंसी बहुत तेज है और पिच बहुत ज्यादा है। आपने सुना होगा एंड द वुमेन आल्सो हैज अ वेरी हायर फ्रीक्वेंसी देन मैन। तो ऑप्शन सी जो मिलता है दैट इज माय करेक्ट ऑप्शन। बात समझ आ गई है, ऑप्शन सी जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, फ्रिक्शन से पूछा गया, बोला क्या गया, तेरा ध्यान से देखो, रीड द गिवन स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट टेक्स मच लॉन्गर टाइम एंड covers more distance to stop a moving ship in water than moving car with same speed on the road, ठीक है। स्टेटमेंट 2 है the friction on water surface is much less than the solid surface। अब इन दोनों बातों को समझते। पहले क्या बोला, it takes much longer time and covers more distance to stop a moving ship in a water than moving car in a surface in a moving car with same speed on the road। तो ये बात तो अपने को सही लग रही है। और इसका जो रीजन दिया गया स्टेटमेंट 2 में, द फ्रिक्शन ऑन वाटर सरफेस इज मच लेस देन द सॉलिड सरफेस, ये बात भी ठीक है और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है सर। तो क्या ऑप्शन ए सही हो गया कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट। ये अपना ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, लाइट से दिया गया, बोला क्या गया, एक पर्सन है मेरे पास, स्टैंड्स ऑन दिस एट द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर। ये रेक्टेंगल है बच्चे, यहां से लेके यहां तक 12 मीटर इसकी विड्थ है और ये हमको पता नहीं क्या है। फिर बोला गया है at the center rectangle looking into a 1 meter long mirror at the opposite end of the room, how much the
हाउ मच ऑफ द पेंटेड वॉल कैन यू सी थ्रू 1 मीटर लॉन्ग मिरर। ठीक है, तो ये आपका पर्सन बीच में बैठा हुआ है, अब ये पेंटेड वॉल है, अब ये 1 मीटर है, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक अगर ये जाएगा और यहां से लेकर यहां तक ये जाएगा, उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, ये लाइन यहां तक आएगी और ये लाइन कुछ यहां तक आएगी, ऐसे ही कुछ होने वाला ना बच्चे, पक्की बात है। अच्छा, ये अगर 12 मीटर है बच्चे तो बीच में बैठा है, तो ये होगा कितना, 6 मीटर डिस्टेंस पर होगा, तुम ये 6 मीटर डिस्टेंस, और ये 1 मीटर था, इसका मतलब 0.5 मीटर यहाँ गया होगा ये चीज, 0.5। तो अगर मैं तुमसे पूछूं एंगल कितना होगा, कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा ना भाई, बात है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये 6 है, ये 0.5 है, तो ये जो ये वाला एंगल है ये कितना हो गया बच्चे, अगर मैं यहां से देखूं, अगर ये एंगल 90 है तो मैं लिख सकता हूं दैट माय tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 0.5 बेस 6, तो लिखूंगा 0.5 अपॉन 6 मीटर जो होगा वो ये चीज। अगर ये एंगल इतना है तो ये एंगल भी इतना है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस भी यही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी यही है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यही है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आप ध्यान से देखो तो दो चीजों के रिस्पेक्ट में है, इसमें अगर आप देखो तो ये तो चीज रही आपकी क्या, परपेंडिकुलर, और ये बेस जो है ये आपका पूरा 12 मीटर का है, इसका बेसिक सा मतलब हुआ tan थीटा अगर परपेंडिकुलर अपन बेस था सर, तो ये होना चाहिए L डिवाइडेड बाय 12, L की जो वैल्यू भाई 0.5 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 6, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई सर 1 मीटर। 1 मीटर तो सर यहाँ रहा, तो क्या 1 मीटर ही यहाँ रहेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस तो आपने देख लिया, ये वाला डिस्टेंस तो आपने देखा ही नहीं, तो टोटल जो लेंथ जो देख सकता है वो कितना देख पाएगा भाई, 2 मीटर डिस्टेंस तो है वो देख लेगा। ठीक है, अच्छा ये वाला लेंथ आपने मेजर ऐड नहीं करा ना यार, देखो 1 मीटर तो ये आया सर, ये आया 1 मीटर, लेकिन यहां से लेके ये वाली लेंथ भी तो वो देखेगा ना भाई, तो 0.5 ये आया, तो 1 प्लस 0.5 1.5 हुआ, और 1.5 में आपने 1.5 और जोड़ा, तो 3 मीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस हो गया जो वो देख सकता है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो चुका है। बात समझ आई ना, एक बार दोबारा समझ। ठीक, मैंने बोला कि tan थीटा 0.5/6 कहां से निकला कि सर 0.5 यहाँ चला और 6 ये था तो ये आया, और मैंने बोला कि सर ये वाला जो एंगल होएगा, इस एंगल के हिसाब से अगर मैं देखूं, इस एंगल के हिसाब से तो ये हो जाएगा L/12, तो ये जो डिस्टेंस आपने कवर करा ये डिस्टेंस आया 1 मीटर, ये डिस्टेंस यहाँ से कितना दूर था सर, यहाँ से था 0.5, तो कितना आपने वॉल कवर करी, वॉल कवर करी 1.5, तो टोटल वॉल इस साइड 1.5 और इस साइड 1.5, टोटल वॉल आपने 3 मीटर कवर करी, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन है, साउंड रिलेटेड क्वेश्चन है आपसे, फ्रीक्वेंसी से बोला क्या गया है, द साउंड रिटर्निंग बैक टुवर्ड्स द सोर्स आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइक वॉल, हिल एक्सेट्रा इज कॉल्ड echo. A cracker is fired by a child. The child hears the echo from a cliff 4 seconds after the sound produced by a cracker. The speed of sound in air is 344 meter per second square. बोला है the minimum distance between the observer and the obstacle for echo to be heard. अगर अपने को याद हो छोटी सी बात, तो मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम टाइम जो अपने को चाहिए एक एको को सुनने के लिए, वो टाइम होता है बच्चे 0.1 सेकेंड। इतना टाइम आपको अगर मिलता है दो साउंड्स के बीच में, तो आपका माइंड कॉम्प्रिहेंड कर सकता है कि हाँ ये एको है, वरना वो कॉम्प्रिहेंड नहीं। तो 0.1 सेकेंड का डिले होना चाहिए। अब बात को, लेट्स सपोज मैं पॉइंट ए पर खड़ा हूं और पॉइंट बी से साउंड जो है वो वापस आ रहा है, यानी इसको यहां से यहां तक जाना पड़ेगा और फिर वापस आना पड़ेगा, तो ये टोटल 12 डिस्टेंस कवर करेगा। इसके बाद मुझे ये साउंड सुनाई देता है अगर, तो मैं बोलूंगा जी एको है। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, मुझे एक छोटी सी चीज बताई गई थी बच्चे, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने बोला 344 मीटर पर सेकंड से आपने डिस्टेंस ट्रेवल करा 12 और आपको टाइम लगना चाहिए मिनिमम 0.1 सेकंड, सो दैट मुझे सुनाई दे। तो 2L की वैल्यू हो जाएगी बच्चे 34.4 मीटर्स, तो L की वैल्यू हो जाएगी बच्चे 17.2 मीटर्स। इतना डिस्टेंस होना चाहिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में, सो दैट आपको मिनिमम एको सुनाई दे। तो आंसर कौन सा हो गया भाई, ऑप्शन ए जो है वो इस चीज का आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब ये एक क्वेश्चन अभी तक के 3 क्वेश्चन के बराबर है भाई। अचीवर सेक्शन क्वेश्चन 3 नंबर का है। एक क्वेश्चन और है बच्चे, इसको देखो। क्वेश्चन से में बस इस बार ये पूछा है कि या जो क्लिफ थी ना वो कितनी दूर थी बच्चे से, अगर एको इस बार जो था वो 4 सेकंड का था। तो यार कहानी तो वही है कि आप पॉइंट ए पर खड़े थे, पॉइंट बी पर आपके पास क्लिफ थी, पहले साउंड यहां जाएगा फिर वापस आएगा, टोटल 2L डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगा।
तो मुझे पता है कि 344 इज इक्वल्स टू 2L डिवाइड, इस बार एको का टाइम कितना लगा बच्चे 4 सेकेंड, तो यहाँ मैंने 4 सब्स्टिट्यूट करा तो 2L की वैल्यू आ गई 4 इंटू 344, तो L की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स 344 विच इज इक्वल्स टू 688 मीटर्स, which is 688 meters, that is option B is our answer. इजी क्वेश्चन, कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात तो थी नहीं बच्चे। इसी के साथ अपना ये सेशन होता है एंड बाबू। अब अपने को करना क्या, देखो अपने को अगर ये सारी चीज आपको समझ आई है, अगर आपने ऐसे और भी सेशंस देखने हैं तो आप क्या कर सकते हो, हमारे student.myclassroom.digital पर जाकर ये सारे सेशंस देख सकते हो। ये और इससे रिलेटेड बहुत सारे सेशन आप वहां पर जाकर देख सकते हो। हमारी टैबलेट एप्लीकेशन पर भी ये सेशंस को आप देख सकते हो। इसके अलावा आपके पास अगर हमारे लिए कोई क्वेरी है, अगर आप हमसे लिंक करना चाहते हो तो यू कैन फॉलो अवर सोशल मीडिया हैंडल्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। इससे आपकी प्रिपरेशन में आपको समझ आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार के ओलंपिक। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम। दिस इज प्रशांत गुप्ता साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर।